Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today's topic is motion and time. Ready, steady, start. In the previous class, you have learned about the measurement of distance. Match the following information to recall your previous learning. ये आप खुद से करेंगे. Now, concepts to know. Slow and fast motion, uniform and non-uniform motion, measurement of time, distance time graph. About motion. A body is said to be in motion when its position changes with respect time and its surrounding. The body which does not change its position with the time is said to be at rest. Okay, हमें ये पता है हम अपनी बॉडी को मोशन पे तभी बता सकते हैं जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के साथ. ओके, अगर आपकी बॉडी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है और सेम पोजीशन पे है तो उसे हम रेस्ट पे बोलेंगे, लेकिन अगर वो मूव कर रही है तो उसे हम मोशन पे बोलेंगे. ओके, स्लो एंड फास्ट मोशन. In some cases, the position of an object changes very slowly and in other cases it may change fast. If two athletes are running at a race and the athlete who covers the total distance in less time wins the race, a motion is said to be slow if it takes more time and fast if it takes less time to cover the distance. That is, they are always mentioned in comparison and some other moving object. In other words, they need an object of reference. The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. The movement of a body is termed slow or fast depending upon its speed, that is the distance traveled by it in a given interval of time. Okay, देखिए अब आपको ये पता है, आपके पास केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई भी एक चीज़ का जो मोशन है वो स्लो हो रहा है और किसी का फास्ट हो रहा है. तो जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं हम एथलीट्स का. ओके, एथलीट्स जो जीतता है मतलब कि उसने सबसे ज़्यादा फास्ट रनिंग की है इसलिए वो जीता है. ओके, अगर कोई हार रहा है तो मतलब कि उसने उस एथलीट से जो जीता है उससे स्लो रनिंग की है इसलिए वो हारा है. ओके, तो यहाँ पर हम कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं स्लो फास्ट में? टाइम भी तो लग रहा है ना बेटा. तो टाइम जो लग रहा है, जिसने कम टाइम लिया है और पहले पहुंचा है, फास्ट पहुंचा है, तो वो जीता है. लेकिन जिसने ज़्यादा टाइम लिया है और स्लो चला है वो हारा है. ओके, तो टाइम और जो आपका मोशन होता है स्लो और फास्ट का दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जो डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है किसी एक भी इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि वो फास्ट है या फिर स्लो है. ओके, जब एक बॉडी की मूवमेंट होती है स्लो या फिर फास्ट वो डिपेंड करती है किस पे? स्पीड पे डिपेंड करती है. ओके, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है एक टाइम पर, एक इंटरवल ऑफ टाइम पर, दैट इज स्पीड. The distance covered by a moving body in a unit time is called its speed. The standard unit or SI unit of speed is meter per second. Okay? ओके, यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस कवर्ड किया जा रहा है किसी भी एक मूविंग बॉडी के थ्रू, उसकी जो यूनिट होती है उसे हम स्पीड बोलते हैं. और जो स्पीड की यूनिट होती है वो हम कैसे मेजर करते हैं? एसआई, मतलब कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मेजर की जाती है एज मीटर पर सेकेंड. ओके, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. स्पीड कैसे निकालते हैं? जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है उसको कितने टाइम में कवर किया है अपॉन में. ओके, नाउ देखिए स्पीड गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स. मोहित स्कूल इज 30 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम एंड ही टेक्स 50 मिनट्स टू रीच स्कूल इन अ बस. अजय स्कूल इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम एंड ही टेक्स 45 मिनट्स टू रीच स्कूल बाय ऑटो रिक्शा. If he went to school to know who travels faster, how do we calculate? देखिए अब स्पीड जो है वो हमें एक आइडिया देती है कि फास्ट है स्लो है, तो कितना टाइम जो है एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है मोहित और अजय का. मोहित का जो स्कूल है वो उसके घर से 30 किलोमीटर दूर है और वो स्कूल पहुँचने के लिए 50 मिनट्स ले रहा है. वहीं अजय जो है उसका स्कूल 15 किलोमीटर दूर है और वो स्कूल पहुँचने के लिए 45 मिनट्स ले रहा है. लेकिन वो जा किससे रहा है? ऑटो रिक्शा से जा रहा है.
और मोहित किससे जा रहा है, बस से जा रहा है। ओके, तो दोनों जिस चीज़ से जा रहे हैं दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों को टाइम भी कहीं ना कहीं इक्वल ही लग रहा है, सिर्फ 5 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। ओके, अब कौन ज़्यादा फास्टर ट्रैवल कर रहा है हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू जो स्पीड है प्लस में क्या, टाइम टेकन, मतलब कि डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया जा रहा है उसके अपॉन जितना टाइम लिया जा रहा है। ओके, फॉर दिस गिवन केस लेट अस कैलकुलेट स्पीड। अब देखिए, अब ये जो केस हमें बताया गया है यहाँ से हम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। मोहित की स्पीड 30 किलोमीटर अबाउ 15 मिनट्स, मतलब कि उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 किलोमीटर का है, प्लस उसने कितना टाइम ले रहा है, वो कितना टाइम टेकन है, 50 मिनट का टाइम टेकन है। सो इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 30,000 मीटर अपॉन में 50 इंटू 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 10 मिनट पर सेकेंड। ओके, अजय की स्पीड भी इसी तरीके से निकाली गई है, 15 किलोमीटर अपॉन 45 मिनट्स इज इक्वल्स टू 15,000 मीटर अपॉन में 45 इंटू 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 5.5 मीटर per second. Okay, we need a quantity to compare the two motions. This is called speed. Speed is the distance covered in unit time. This calculation shows the Mohit travels faster than Ajay. The standard unit of speed in meter per second. In case of trains and aeroplanes, the distance covered is very large, so their speed is expressed in kilometer per hour. Okay, देखिए अब इसके थ्रू हम ये बता पा रहे हैं कि किसने टाइम ज़्यादा लिया है या किसने कम लिया है। ओके, अब ये जो मोशन होता है जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं दो मोशंस को, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ओके, और स्पीड जो डिस्टेंस कवर्ड है उसे यूनिट में बताया जाता है। अब ये कैलकुलेशन जो है मोहित और अजय का, ये क्योंकि छोटा एरिया था इसीलिए इसे हमने मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट किया है, लेकिन वहीं अगर कोई डिस्टेंस ट्रेन या एरोप्लेन से कवर किया जा रहा है तो वो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं, तो उसे हम किस में लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर पर आर में कैलकुलेट करते हैं। ओके, अ स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द स्पीड ऑफ अ व्हीकल लाइक अ कार, बस, truck, etc. However, the distance traveled by the vehicle is measured by another instrument. It is called an odometer. देखिए स्पीडोमीटर क्या होता है, आपने अपनी कार्स में देखा होगा, बसेस में देखा होगा, सामने एक मीटर लगा हुआ होता है और उसमें जो आपकी स्पीड है वो मेजर की जा रही होती है। ओके, ये स्पीडोमीटर होता है। लेकिन जब आप डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हो व्हीकल से, किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी उसे मेजर किया जा सकता है और उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। ओके, नाउ विजुअल लिटरेसी, यहाँ पे ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, दोनों कैसी कैसी दिखती हैं देख लीजिए। ओके, नाउ the person who takes minimum time to cover the distance has a higher speed, whereas one who takes maximum time to cover the same distance has the minimum speed. Okay, देखिए एक पर्सन जो कि मिनिमम टाइम ले रहा है एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा स्पीड होगी, हाईएस्ट स्पीड होगी। वहीं एक पर्सन ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब कि मैक्सिमम टाइम ले रहा है एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, उसकी स्पीड मिनिमम स्पीड होगी। ओके, नाउ इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन, द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इज इन अ गिवन टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। देखिए अब किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर हमें पता है तो उसका डिस्टेंस जो भी उसने मूव किया है, कवर किया है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूला के थ्रू, जिसका जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब डिस्टेंस आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आपको अगर कहीं की किसी की स्पीड पता है और टाइम पता है तो स्पीड इनटू टाइम अगर आप करेंगे तो उसका डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। ओके, नाउ सिमिलरली time taken can be calculated by the formula if the speed and the distance covered are known. ठीक है, उसी तरीके से हम टाइम टेकन भी पता कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा होगा। एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू जहां हमें स्पीड और डिस्टेंस दोनों चीज़ें पता होंगी, जैसे कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ओके, नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट
travel equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion। देखिए जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उससे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जब दोनों ही चीज़ें इक्वली होती हैं। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट travel unequal distances in equal intervals of time or equal distances in unequal intervals of time, it is said to be non uniform motion। जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो unequal distances को equal interval of times में या फिर equal distances को unequal interval of time में कवर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ओके, अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों के एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, देख लीजिए। अब यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मतलब कि ये 10-10 किलोमीटर सेम स्पीड पर चल रहा है। ओके, नाउ 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मतलब कि इसका मोशन कभी तेज़ हो रहा है कभी कम हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। ओके, नाउ we observe that a car, a bus or any other vehicle is a crowded area does not move with the same speed throughout the distance। A vehicle instantly start from rest then speeds up and may slow down। In such cases we say that a vehicle is not moving with uniform speed or a vehicle is not in uniform motion। A motion is said to be in a non-uniform if the speed of the object changes with time। An object is said to be in uniform speed if it travels equal distances in equal intervals of time। In simple words, the uniform motion objects will have a constant speed throughout the journey। ओके, देखिए आप स्कूल से आते हैं, आप बस में आते हैं या कार में आते हैं या बाइक से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं। ओके, अब अगर आप सेम स्पीड पर चल रहे हैं, सेम टाइम पर सेम स्पीड चला रहे हैं और कोई भी बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, आपकी गाड़ी रुक नहीं रही है और सेम टाइम पर आप चल रहे हैं, ओके, तो वो आपका कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर आपकी गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंस रही है या फिर आप रेड लाइट्स पे रुक रहे हो या फिर कोई भी चीज़ हो रही है इस टाइप से, तो आपका मोशन है वो कभी फास्ट होगा कभी स्लो होगा। ओके, तो वो इक्वली मोशन नहीं चलेगा, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ओके, नाउ in case of non-uniform motion we calculate the average speed। average speed of an object is the total distance traveled by it is divided by the total time taken। देखिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। ओके, एवरेज स्पीड किसी भी एक ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड को डिवाइड करके टोटल टाइम से निकाली जा सकती है। ओके, अब देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ओके, लेट्स स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट स्पीड एंड डिस्टेंस। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि स्पीड और डिस्टेंस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल 1, द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली इज 600 किलोमीटर। अ बस टेक्स 10 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको बस की स्पीड निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस बताया गया है लखनऊ से लेके दिल्ली तक का, जो कि कितना है 600 किलोमीटर तक का है। वहीं टाइम कितना ले रहा है वो ट्रैवल करने के लिए, 10 आवर्स ले रहे हैं। ओके, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर अपॉन में 10 आवर्स। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, देयरफॉर द बस ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस कितना टाइम ले रही है, 60 किलोमीटर पर आवर का वो टाइम ले रही है। ओके, Example 2, a car moving at an average speed of 80 km per hour takes 5 hours to reach the destination। Find the distance covered by the car। Okay, पहले क्वेश्चन में हमने स्पीड निकाली और दूसरे क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे एक जो कार है मूव कर रही है अपनी एवरेज स्पीड पे 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, और वो टाइम ले रही है 5 आवर्स का। नाउ हमें निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब इसको यहाँ पे आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया है, कवर किया गया है 400 किलोमीटर कवर किया गया है। ओके, एग्जाम्पल 3, हाउ मच टाइम विल अ मोटरिस्ट टेक टू रीच अ प्लेस
200 किलोमीटर अवे इफ ही ड्राइव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक मोटरिस्ट है, अगर वो एक जगह पे से जाना है जहाँ पे 200 किलोमीटर दूर है जो कि ओके, और वो ड्राइव कर रहा है एक स्पीड पे जो कि 25 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो टाइम कितना लेगा ओके वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ओके, यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 8 आवर्स। ओके, कितना टाइम ले रहा है वो, 8 आवर्स का वो टाइम ले रहा है। Example 4. A motorist covers a distance of 20 kilometers in 2 hours. He further covers a distance of 30 kilometers in 3 hours. Find the average speed. अब यहाँ पे आपको average speed निकालनी है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस कवर्ड बताया गया है कि 20 किलोमीटर में वो 2 आवर्स चल रहा है और आगे जाके 30 किलोमीटर में वो 3 आवर्स चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर्स प्लस 30 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर। तो हमने क्या किया है, पहले टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो निकाल लिया है। ओके, अब टोटल टाइम वो कितना ले रहा है, पहले उसने 2 घंटे लिए, फिर उसने 3 घंटे लिए, तो टोटल उसने कितना टाइम ले लिया, 5 आवर्स ले लिया। ओके, नाउ एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, knowledge of time is essential for carrying out our daily activities. We keep ourselves constantly aware of the time because our activities are planned accordingly. To complete a task, we need to stick to time. All the students have to reach school at a fixed time. We plan our journey according to the timetable of a bus, train or flight. But how do we know about time? Today, we know about time with the help of a clock or watch. But how did the people in ancient period get to know about time? Okay, देखिए, टाइम की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आप लोग जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंगली अपने पूरे डे का शेड्यूल बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं, लेकिन अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे होंगे, हमें ये नहीं पता चला होगा कि क्या टाइम है, कुछ पता ही नहीं चला होगा इस बारे में। ओके, तो जब आप स्कूल भी जाते हैं तो आपका जो टाइम है जाने का वो फिक्स्ड होता है, मॉर्निंग में स्कूल आने का टाइम भी फिक्स्ड होता है, हर चीज़ का टाइम जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, अब टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने डेज को प्लान करते हैं। लेकिन पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में, जब टाइम, आज के टाइम पे हम टाइम कैसे देखते हैं, वॉच में देखते हैं, क्लॉक्स में देखते हैं। ओके, लेकिन एंशिएंट टाइम में ये दोनों चीज़ें तो होती नहीं थी, तो उस टाइम पर लोग किस तरीके से ये चीज़ फिगर आउट करते थे। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। The famous Jantar Mantar, built Maharaja Jai Singh II of Jaipur in 1724, is an observation that was built to predict the movements of sun, moon and planets. It consists of Samrat Yantra, a sundial, Jaya Prakash Yantra, used to study position of stars, and Mishra Yantra, used to study length of days. Similar observatories were also built in Jaipur, Ujjain, Mathura and Varanasi, which also measure tourist attractions. देखिए, जो फेमस जंतर मंतर दिल्ली में है, ओके, वो क्यों बनवाया गया था, वो बनवाया गया था महाराजा जय सिंह II जयपुर में बनवाया गया था। ओके, पहले वो जयपुर में बनवाया, उसके बाद आज दिल्ली में भी है वो जंतर मंतर। ओके, अब 1724 में ये पहले जयपुर में बनवाया गया था और ये इसलिए बनवाया गया था ताकि ऑब्जर्व कर सके हम कि जो मूवमेंट्स हैं, सन की मूवमेंट्स को, मून की, प्लैनेट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जा सके। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सम्राट यंत्र है, मतलब कि सन डायल है, नाउ जया प्रकाश यंत्र है जो कि स्टार्स की जो पोजीशंस है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, मिश्रा यंत्र है जो कि लेंथ, डेज की जो लेंथ है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके की जो ऑब्जर्वेशंस है वो जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी जैसी जगहों पर बनाई गई है और आज ये वहाँ की क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। ओके, नाउ ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, people measure time by simply looking at the sun and the moon. Early man measured time on the basis of natural periodic events. In earlier times, people look at the help of periodically occurring natural events to measure time. For example, the period between one sunrise
and the next was a unit of time called a day. The time between one moon and the next was called a month. A year was measured at the same time taken by the अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो देखिए एंशियंट टाइम में लोग जब उनके पास न वॉच होती थी न क्लॉक होती थी तो वो किस तरीके से टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। ओके तो वो मून और सन की हेल्प से डेज का अंदाज़ा लगाते थे। जब एक दिन का सूरज अगले दिन दोबारा उगता था तो उसे वो क्या मानते थे, एक दिन कैलकुलेट करते थे। ओके वहीं जब न्यू मून जो आता था उसे जब दोबारा से न्यू मून आता था तो उसे 1 मंथ कैलकुलेट किया जाता था और उसी तरीके से एक साल को भी कैलकुलेट किया जाता था। एक साल को कैलकुलेट किया जाता था कि जैसे अर्थ जो है वो अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है सन के अराउंड तो वो एक साल कैलकुलेट किया गया। ओके ऑन द अर्लीस्ट डिवाइसेस यूज्ड टू कैलकुलेट टाइम्स एंड was sundial. It worked on the principle that as the position of the sun in the sky changes, the position of the length of the shadow cast by an object also changes. The sundial was made by fixing rod upright on the dial made on the ground or carved from a stone. As the position of the sun changed across the sky, the shadow of the rod aligned with the hours marked on the dial indicating the time. The only disadvantage of sundials was that these cannot be used during nights or cloudy days. Okay, देखिए पहले जो डिवाइस यूज़ की जाती थी टाइम को पता करने के लिए उसे सनडायल बोलते थे। ओके तो सनडायल है ये सन के अंडर ही काम करती थी। इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती थी उस तरीके से जब जैसे ही स्काई में सन की पोजीशन चेंज होती थी। ओके अब इसके थ्रू टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था। इसकी सिर्फ एक डिसएडवांटेज थी वो ये थी कि ये नाइट में और क्लाउडी डेज में वर्क नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ सन रेज के अंडर ही वर्क करता है। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। Other device of this measurement used in earlier days, early Greeks used water clock, Romans used sand clock and Kings Alfred introduced the candle clock. ओके देखिए पहले की जो डिवाइसेस यूज़ की जाती थी टाइम को मेजर करने के लिए तो वो ग्रीक्स जो थे वो वाटर क्लॉक यूज़ करते थे, रोमन्स जो थे वो सैंड क्लॉक यूज़ करते थे और किंग अल्फ्रेड जो थे उन्होंने कैंडल क्लॉक को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है अब यहाँ पे तीनों क्लॉक्स ऊपर आपको पिक्चर में शो की गई हैं। ओके नाउ sand clock consists of 2 small glass chambers connected by a narrow opening. It worked on the principle that it takes a fixed time for sand to fall from the upper chamber to the lower chamber. The constant time was the unit of measurement called an hour. Nowadays we use different types of clocks to measure time. They are working in complex but it involved the use of periodic motion. However, the first uniformly accurate device to measure time was mechanical clocks which used pendulums. The pendulum clock was developed by Galileo Galilei. Okay, देखिए सैंड क्लॉक जो होती है उसके 2 चैम्बर्स होते हैं वो डिवाइड की जाती है एक नैरो ओपनिंग से। ठीक है अब यहाँ पे ऊपर देखिए सैंड क्लॉक किस तरीके की दिखती है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में आर ग्लास और सैंड क्लॉक इस तरीके की दिखती है। अब इससे एक आर को मेजर किया जा सकता है, मतलब कि ये सैंड जब तक गिरेगी मतलब कि एक आर कंप्लीट होगा तो वो फिक्स्ड टाइम है कि वो एक आर में ही नीचे तक गिरेगी। ओके तो इससे 1 आर का अंदाज़ा लगाया गया। ओके लेकिन आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग टाइम मेजर कर सकते हैं। ओके लेकिन पहले के टाइम पे ऐसी इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था टाइम को मेजर करने के लिए। ओके तो जो पेंडुलम है एक क्लॉक में जो पेंडुलम लगाया जाता है मैकेनिकल क्लॉक्स में तो उस पेंडुलम को डेवलप किया था गैलीलियो गैलीली ने। ओके सिंपल पेंडुलम A simple pendulum is a system in which a spherical metabolic bob tied to a string is suspended from a rigid support. A small stone can also be used in place of a bob. This system works well when the mass of the string is negligible as compared to the mass of the bob. A simple pendulum undergoes a periodic motion, that is, the bob when released from one end moves to the other end and this motion is repeated. This back and forth motion of the pendulum is called the
ऑसिलेटरी मोशन। ओके देखिए, एक सिंपल पेंडुलम जो होता है वो एक सिस्टम के थ्रू फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मेटाबॉलिक बॉब, जो कि एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ होता है। देखिए साइड में पिक्चर दिखाई गई है, एक स्ट्रिंग से एक मेटालिक बॉब होता है, वो बंधा हुआ होता है। ओके, और वो इस तरीके से मूव करता है। ओके, अब इसका जो सिस्टम होता है मूव करने का वो सिंपल होता है। ओके, ये एक पीरियोडिक मोशन के थ्रू चलता है। अब इसमें क्या होता है कि जो बॉब है उसको एक एंड से रिलीज़ किया जाता है, मतलब कि अगर यहाँ से पकड़ा है तो यहीं से रिलीज़ करेंगे तो वो इधर से इस मोशन में इस तरीके से मतलब कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इस तरीके से मूवमेंट करता है। ओके, तो ये जो मोशन होता है पेंडुलम का, इससे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओके, फ्रॉम पोजीशन ओ टू ए, अब यहाँ पर ए ओ बी 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं और यहाँ पे बताया गया है फ्रॉम पोजीशन ओ टू ए, देन फ्रॉम ए टू बी एंड बैक फ्रॉम बी टू ओ। द पेंडुलम also completes one oscillation when the bob moves from one extreme position to the other and then back to the initial position, that is from A to B and then B to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called the time period. The time period of a pendulum of a given length of string is always the same. Okay, देखिए अब अभी हमने ये चीज़ जानी कि जब ये मोशन कंप्लीट करता है अपना तो उसे हम ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। ओके, अब एक ऑसिलेशन मोशन जब कंप्लीट हो रहा है तो उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड जब प्रॉपरली कंप्लीट होता है तो एक बॉब जो है जो मूव करता है वो सेम टाइम पे करता है, तो उसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं होता, वो इक्वल टाइम होता है जब वो अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है। ओके, नाउ लैब एक्टिविटी 1, ऑब्जेक्टिव to prove that the time period of a pendulum is constant. Materials required: a string, a small weight, any metal, bob, a hook or doorknob and stopwatch. Procedure: take a string about 1 meter long and tie a metal bob at one of its end. Tie the other end of the string to a rigid support, that is hook, so that your simple pendulum is ready. Let it come to rest, which will consider its mean position. Displace the bob to the left or the right and release it. By using the stopwatch of note the time the bob for completing its oscillations. Calculate the time period of the pendulum by dividing the time taken by the number of oscillations, that is 20. Repeat the activity 4 to 5 times with the same system and compare the values of time periods. Observation: the value of time period is same each time. Inference: this proves that consistency of the time period of a pendulum. ये आप खुद से करेंगे. Now Galileo verified his observation by experimenting with various pendulums. He found that a pendulum of a given length always takes the same time to complete one oscillation. He concluded that mass of the bob does not affect the time period of a pendulum, but its time period depends on the length of the string of wire used. Greater the length of the string, greater the time period. The first pendulum clock was developed by the Dutch mathematicians and scientist Christian Huygens ऑन द बेसिस ऑफ गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन। ओके देखिए, गैलीलियो जो थे उन्होंने ये चीज़ वेरीफाई की थी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के बॉब्स का यूज़ करने के बाद। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे पेंडुलम्स के साथ और उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो ऑसिलेशंस होती हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम डिफरेंट टाइप्स शेप्स के बॉब्स लेते हैं। उनमें फ़र्क तब पड़ता है जब हम स्ट्रिंग्स को बड़ा या छोटा लेते हैं तो टाइम चेंज होता है अकॉर्डिंगली। ओके, और इसके बाद एक डच मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ह्यूजेंस। ओके, उन्होंने पेंडुलम क्लॉक जो थी वो डेवलप की थी। ओके, now these days electronic wrist watches are available. They are regulated by quartz crystals and are called quartz clocks. Such watches can measure time much more accurately. Okay, देखिए आज के दिनों में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉचेस पहनते हैं जिसमें जो कि रेगुलेटेड होती है क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स के द्वारा और उन्हें क्वार्ट्ज क्लॉक्स भी बोला जाता है। इस तरह की जो वॉचेस होती हैं उनमें टाइम बिल्कुल एक्यूरेटली दिखाया जाता है। एग्जाम्पल 1,
Solution. Simple pendulum takes 40 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? देखिए, अगर एक पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम 40 सेकंड्स ले रहा है एक ऑसिलेशन 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए, तो जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो क्या है? सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं? 20, टोटल टाइम टेकन 40 सेकंड्स. सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. ओके, तो 40 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 2 seconds. ओके, नाउ एग्जाम्पल 2. If a bob of a simple pendulum takes 0.20 seconds to go from one extreme position to another extreme position, then what is the time period of the simple pendulum? देखिए, अगर एक सिंपल पेंडुलम बॉब जो है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 0.20 सेकेंड्स ले रहा है, तो फिर उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ओके, नाउ द मूवमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन कोरस्पॉन्ड्स टू हाफ एन ऑसिलेशन. देखिए, एक एक्सट्रीम पोजीशन से लेके दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक का मतलब होता है एक ऑसिलेशन का हाफ. ओके, नाउ सो द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन के लिए जो टाइम टेकन होगा 2 × 0.20 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 0.40 सेकेंड्स. टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या है? 0.40 seconds. In a mechanical wrist, mechanical wheel serves the same purpose of the pendulum. Stopwatches and stop clocks are used in the laboratories or athletic events. देखिए, मैकेनिकल रिस्ट जो होती हैं उसमें मैकेनिकल व्हील्स होते हैं जो कि पेंडुलम की तरह ही उसके सेम पर्पस से काम करते हैं. स्टॉप वॉचेस हो गए या फिर स्टॉप क्लॉक्स हो गए, उन्हें लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है या फिर एथलेटिक इवेंट्स में यूज़ किया जाता है. यूनिट्स ऑफ टाइम, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स. क्या होती है एसआई यूनिट टाइम की? सेकेंड्स होती है. 1 minute is equals to 60 seconds, 1 hour is equals to 60 minutes, 1 day is equals to 24 hours or 1440 minutes or 86,400 seconds. 1 year is equals to 365 days. Okay, distance time graph. The motion of a moving body is best represented by a line distance time graph. देखिए, किसी भी एक मूविंग बॉडी का जो मोशन है वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्पीडोमीटर एंड एन ओडोमीटर आर फिटेड इन ऑल व्हीकल्स. स्पीडोमीटर गिव्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज ओडोमीटर measures the distance covered by the vehicle. Let us understand this from the table which gives information on distances covered by objects A and B in the given time intervals. Okay, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर का यूज़ जो होता है वो हर व्हीकल में होता है, उन्हें फिट किया जाता है व्हीकल्स में. ओके, स्पीडोमीटर जो होता है वो हमें बताता है कि स्पीड जो है एक व्हीकल कितना कवर कर रही है किलोमीटर पर आवर में. ओके, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम से. वहीं ऑडोमीटर जो है वो मेजर करता है डिस्टेंस कवर्ड किसी भी एक व्हीकल से. ओके, अब इसको हम ए और बी नीचे आपके इंटरवल्स दिए हुए हैं उसके थ्रू इसे समझेंगे. देखिए, वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट ए कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन equal intervals of time, that it covers 20 minutes every 10 seconds. Hence object A has uniform motion. Okay, हम ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल्स पे कवर कर रहा है. जैसे कि 20 मीटर वो हर 10 सेकंड में कवर कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में. हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस पढ़े थे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है. नाउ अगर वो सेम टाइम ले रहा है, सेम स्पीड ले रहा है डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है. ओके, ऑब्जेक्ट वी कवर्स एन अनइक्वल डिस्टेंस इन एवरी 10 सेकेंड्स, हैंस इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, तो जो ऑब्जेक्ट वी है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है हर 10 सेकेंड में. ओके, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. We can deduce the same information by plotting a distance time graph A and B. A graph is a representation of data or information pictorially. In a distance time graph, we represent the information of time distance along the x axis and y axis respectively. Okay, देखिए,
यहाँ पे हम जो सेम इंफॉर्मेशन है वो रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ए और बी को प्लॉट करके, ठीक है। यहाँ पे ए ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा या फिर इंफॉर्मेशन पिक्टोरियली, ओके, और एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंफॉर्मेशन टाइम की और डिस्टेंस की, किसके अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, ओके। तो ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही हमें बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर्स है, टाइम्स है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए और डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, ओके। 1 टाइम है 0, नाउ 0 0, 2 में 10 सेकेंड्स है, देन 20 मीटर 5 मीटर, 20 सेकेंड्स 40 मीटर 10 मीटर, 30 सेकेंड 60 मीटर 20 मीटर, 40 सेकेंड्स 80 मीटर 40 मीटर, 50 सेकेंड्स 100 मीटर 70 मीटर, ओके। यहाँ पे ग्राफ में इसे बताया गया है ए में और बी में, ओके। नाउ देखिए पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे आपको ये बताया जा रहा है कि 10 मिनट में कितना 20 मीटर कवर किया गया है पी पॉइंट पे, ओके। वहीं अगर आप 20 मिनट पे जाओगे वहाँ पे आप देखोगे 40 जो किलोमीटर है उतना कवर किया जा रहा है, ओके। तो नीचे वाला जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका टाइम है और वाई एक्सिस जो है वो आपका डिस्टेंस है। तो 10 मिनट में आपका 20 किलोमीटर कवर हुआ, 20 मिनट में आपका 40 किलोमीटर कवर हुआ, 30 मिनट में आपका आर पॉइंट पे 60 किलोमीटर कवर हुआ। वहीं अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे आपके बी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे अगेन जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका टाइम दिखा रहा है, वाई एक्सिस आपका डिस्टेंस दिखा रहा है, ओके। तो 10 मिनट में आपका जो कवर हुआ है वो बहुत कम टाइम है, डिस्टेंस है, ओके। 20 मिनट में भी आपका बहुत कम डिस्टेंस कवर हुआ है। आर पर आपका बताया गया 30 मिनट में आपका 20 किलोमीटर कवर हुआ है। तो मतलब कि आप डिस्टेंस देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ए में सेम टाइम और सेम डिस्टेंस कवर हुआ है सेम उसमें, ठीक है। अब इसमें कम या ज़्यादा नहीं हुआ है, बिल्कुल इक्वली कवर हुआ है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब यहाँ पे ग्राफ बी में आप देखेंगे कम ज़्यादा टाइम लेकर के डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ओके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. We can conclude the following about the characteristics of a distance time graph. The distance time graph of uniform motion is a straight line. The distance time graph of non-uniform motion can be any line or curve. Speed can be calculated from the distance time graph. The distance time graph of two or more objects can be plotted on the same graph. Such graphs can be used for comparison and to find out if the two objects meet or not. Okay, देखिए अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन में उसकी स्ट्रेट लाइन होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसकी कैसी भी लाइन हो सकती है, कर्व भी आ सकता है, ओके। अब इसके थ्रू हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू हम ऑब्जेक्ट मतलब कि ए या बी को एक ही ग्राफ पे भी रख सकते हैं और दोनों को देख भी सकते हैं कि दोनों का जो टाइम है वो इक्वल है, अलग है, कैसा है, या फिर दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या नहीं, okay. Now for a distance time graph, the distance moved at any time can be found out, ठीक है। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम कोई भी डिस्टेंस जो किसी भी टाइम पर मूव हो रहा है ये निकाला जा सकता है, ओके। इफ द डिस्टेंस इज 0 एट द स्टार्टिंग लाइन टाइम देन द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम 0 पोजीशन विच इज कॉल्ड द ओरिजिन। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 से ही स्टार्टिंग लाइन शुरू होगी, तो नीचे आपको ग्राफ दिखाए गए हैं कि 0 से स्टार्टिंग लाइन किस तरीके से शुरू की जा सकती है, स्ट्रेट में जाएगी, कर्व में जाएगी, या फिर वेवी भी हो सकती है, ओके। नाउ रीड एट अ ग्लेंस. An object is said to be in motion if its position changes with time. An object is said to be in motion or at rest relative to a fixed point. Earlier people used to time interval between naturally occurring periodic events to measure time. Speed is defined as a distance covered per unit time. The unit of time in meter per second, that is meter per second. Speed is measured by speedometer in vehicles. A simple pendulum consists of a small metallic ball bob suspended by a string from a support. The time
period of a pendulum for a given length of string is constant. The SI unit of time is second. The SI unit of speed is meter per second. The time taken to complete one oscillation is called a time period. The uniform motion and object cover equal distances in equal intervals of time. The graph of distance versus time is a straight line for uniform motion. We can find out the distance covered by the object at any point of time using a distance time graph. If non-uniform motion and object covers unequal distances in equal time travels. Key terms to know. Speed, the distance covered by a moving body in time unit. Simple pendulum, small metallic ball hung on a string of fixed length. Mean position, position of a pendulum at a rest. Time period, the time taken by the pendulum to complete one oscillation. Oscillation, to and fro movement of a pendulum. Uniform motion, when an object travels equal distance in equal intervals of time. Non-uniform motion, when an object travels unequal distances in equal intervals of time for equal distance in unequal interval of time. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.